बात करते हैं प्रशांत जी, तब यहाँ पर जो देश की राजनीति है, क्या इस राजनीति में अब ओबीसी, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, ये तमाम मुद्दे भी अब आते हुए समय में देखेंगे? जब मुद्दों की बात होगी तो इन सबको भी हम देखने वाले हैं क्या? अनम्यूट कर लीजिए। जो राजनीतिक पार्टियां पटना में दिखाई दी और जो बेंगलोर जा रही हैं, कुछ ना कुछ एक कॉन्क्रीट वहां तस्वीर निकलेगी। ये इसमें सभी पार्टियां सामाजिक न्याय की पार्टियां, सामाजिक न्याय उनका प्रमुख मुद्दा है और जाति जनगणना उनकी प्रमुख मांग है। कांग्रेस पहली एक राष्ट्रीय पार्टी है जो जाति जनगणना पे बात कर रही है, खुले तौर पे बात कर रही है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जाति जनगणना का शोर बहुत बड़ा हो जाएगा और उससे तमाम पार्टियों को बच पाना मुश्किल होगा। और उसके अलावा जो बीजेपी करती है, अगर बीजेपी एनडीए का प्रसार कर रही है और चंद्रबाबू नायडू से वो बात कर रही है, वह अकाली दल से उनकी बात चल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू से कि बजरंग दल जब मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, गाय के नाम पर मारते हैं लोगों को, ठेले उलटते हैं मुसलमानों के, तो इसमें चंद्रबाबू नायडू की क्या राय है? जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे जमा होते हैं और किसानों को ये गोदी मीडिया और बीजेपी से जुड़े हुए लोग वो खालिस्तानी कहते हैं, उस पे अकाली दल की क्या राय है? याद कीजिए कि जब वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया था तो उन्होंने बीजेपी के जो तमाम 3 प्रमुख मुद्दे थे उनको पीछे रखा था, तब एनडीए बना था। और मौजूदा समय में बीजेपी के लिए बगैर एनडीए को रिवाइव किए हुए नहीं चलेगा काम। अब छोटी छोटी पॉकेट्स के नेता को कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप 4 कंस्टिट्यूंसी, 5 कंस्टिट्यूंसी, एक छोटे भूगोल को प्रभावित करने वाले नेताओं को अगर आप लेंगे, उससे कोई आप एक नेशनल नैरेटिव नहीं खड़ा कर रहे हैं। और कई बार राजीव जी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के नाम पर चुनाव लड़ती है, तो तमाम सारे लोग जो उससे प्रभावित है वो अपने जाति बंधनों को तोड़कर उस नफरत वाले एजेंडा पर वोट देते हैं। ऐसा ही काम दूसरी तरफ भी होगा कि बहुत सारे लोग जाति बंधन को तोड़ते हुए पे या फेडरल इश्यूज पे या सामाजिक न्याय के मुद्दों को, जाति जनगणना के मुद्दे पर अपना वोट देंगे, समर्थन देंगे। ये बहुत कोई एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है जातियां। मुझे लगता है कि जो बार बार जो टीवी चैनलों पे विशेषज्ञ आते हैं और बहुत शिद्दत से वो जाति विशेषज्ञ बन जाते हैं कि इतने परसेंट फलाना, इतने परसेंट ढिमाका, चुनाव में वो वास्तव में इतना कैसे रिफ्लेक्ट होता है? चुनाव में ये रिफ्लेक्ट उस तरह से नहीं होता जैसा कि टीवी स्टूडियो में डिस्कस किया जाता है। बिल्कुल फर्जी। आप सोचिए कि एक ऐसे विश्लेषक है जो बड़ी एक नामी संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनके सर्वे वगैरह भी आते हैं, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। मुझे दिखा दें भाई कहीं वो, मैं चलने को तैयार हूं उनके साथ। 8% का कहीं तो मौजूदगी होगी ना, वो किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी कस्बे में, किसी तहसील में, कहीं तो दिखा दे मुझे। तो ये बहुत सारा जो फेक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा है।
अब इसके बीच में राहुल गांधी की इमेज, जो आपका ऊपर का स्लग है, राहुल गांधी की इमेज में लगातार इजाफा हो रहा है। आज अगर अमेरिका ने उजलाजिया को भेजा है, जो कि अमेरिका की ह्यूमन राइट्स और लोकतंत्र की मंत्री हैं, एक संदेश गया है ना कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के 2 हफ्ते के अंदर जो बाइडेन ने ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी के मंत्री को भारत भेजा है। यह संदेश देने का तरीका है। उन्होंने इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं भेजा, उन्होंने कोई स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट को नहीं भेजा, उन्होंने कोई एनएसए को नहीं भेजा, यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी को नहीं भेजा। उन्होंने वही उसी व्यक्ति को भेजा यहाँ पे जो इन मामलों का अधिकारी है अमेरिका में। और भारत की तरह एनएचआरसी नहीं है अमेरिका में, ये बात मैं यहाँ कह चुका हूँ बार बार। अमेरिका में ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी एक मंत्रालय है स्टेट डिपार्टमेंट का। तो ये एक संदेश देने का तरीका होता है। अब ये दुनिया भर के इन्वेस्टर को ये संदेश चला गया कि भारत में जो बाइडेन भारत को किस खांचे में रखना चाहते हैं, और जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होता हुआ इमर्ज हो रहा है वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के इर्द गिर्द हो रहा है। जो बाइडेन ये चाहते हैं, अमेरिका ये चाहता है। अमेरिका अगर ये चाहता है तो बहुत दुनिया का बड़ा प्रभावशाली हिस्सा भी ये चाहता है। मोदी साहब उसमें अपने आप को न जाने क्यों फिट करने होने में संकोच कर रहे हैं। आप ओबामा के खिलाफ यहाँ पे कैंपेन चलवाते अपने मंत्रियों से, संदेश खराब जाता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो वो देखिए उन्होंने ह्यूमन राइट्स की मंत्री को भेज दिया। अब वो तो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं ना कि किस खांचे में रख रहा है जो बाइडेन भारत को। ये इस तरीके के तमाम सारी बातें गोदी मीडिया में 2 महीने से और आज भी जिंदा है ये सवाल। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? ना जाएं लेकिन बोल क्यों नहीं रहे हैं? किसी भी मामले पे राजीव जी आप इनका रिकॉर्ड देख ले, जहां इनको विफलता होती है ये नहीं बोलते। और मणिपुर एकदम बैकफायर कर गया है। इसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट में होगा और इससे भी खराब छवि जा रही है। दुनिया देख रही है कि आपके एक सूबे में इतनी बड़ी समस्या चल रही है जिसका असर दूसरे राज्यों में हो रहा है, और वो बड़ा स्ट्रेटेजिक राज्य है। उसकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं, उसकी सीमाएं 2 राज्यों से मिलती हैं, नागालैंड और मिजोरम से। वहां इतने लोग मारे गए, चर्चेस जलाए गए। अभी मणिपुर के लिए ही अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम कमेटी ने वीजा मांगा, आपने मना कर दिया। ये सब बातें भी उठेंगी जब उजलाजिया यहाँ बात करेंगे सरकारी अधिकारियों से या मंत्रियों से। तो ये जो ट्रोल कराने का, ये जो अपने मंत्रियों से स्मृति ईरानी को से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का, कभी निर्मला सीतारमण से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का, कभी ये वो असम के मुख्यमंत्री से ओबामा के खिलाफ इस्लामोफोबिक ट्वीट कराने का, ये सब दुनिया में बहुत खराब संदेश भेजता है। तो आप आइलैंड में, आज की वैश्विक दुनिया में आप कोई एक टापू में रहकर राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि इसका असर भारत की छवि पर, इन्वेस्टमेंट पर, सब चीजों पर पड़ता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास में। प्रकाश जी, वैश्विक छवि, भारत में जो कुछ हो रहा है वो उस बीच यूसीसी का एक शिगुफा छेड़ दिया गया है, हम देख ही रहे हैं। और प्रशांत जी बता भी रहे थे कि वो कैसे उसको कोशिश किया जाएगा एनआरसी की तरह बनाने का, सीए की तरह बनाने के लिए। और अब हो सकता है कि इसी सेशन में आ जाए।
हालांकि ये छोटा सेशन है, 20 तारीख से 11 तारीख तक है, मतलब 20 जुलाई से 11 अगस्त तक है। इस छोटे सेशन में इंट्रोड्यूस हो सकता है कि कर दें, तो बहुत कुछ हम देख रहे हैं। और इन सब के बीच